Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce a luminary in the world of Indian entertainment, the versatile Rajendra Gupta. In the realm of television, Rajendra Gupta's portrayal of characters has been nothing short of captivating. To his compelling depiction of Adina Beg Khan, Sahib-e-Azam in the 2010 series Maharaja Ranjit Singh, to the iconic Pandit Jagannath in Chandrakanta, his performances have always been unforgettable. So now, I would like to call Ravi Yadav sir to accompany Rajendra Gupta. And last but not the least, certainly not, I call to the stage Mr. Umashankar Yadav, the founder director of Ahmedabad International Literature Festival. बजा लीजिए। नमस्कार। इस सभागार में इस मंच पर होना हमेशा एक सुकून देता है, सुख देता है। और मैं कल के आयोजन के बारे में भी अगर वहाँ से शुरू करूँ कि आप लोगों की उपस्थिति जितनी भी हो, लेकिन आपकी ऊर्जा जो है वो कमाल होती है। उसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोगों के अपने लिए। आज की जो ये सुबह है वो इसलिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि आज हम हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार, साहित्य सेवी, उनके लिए बहुत अच्छा शब्द है, और एक ऐसे इंसान जिनसे सरलता, सहृदयता सीखी जा सकती है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, आज उनका साथ हमको मिला है और बहुत मन से, बहुत दिल से ये जो हमारा 8वां वर्ष है अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का, इसमें हम उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं और समय को ज़ाया न करते हुए, क्योंकि उनसे बहुत सारी बातें जो है हम लोग करना चाहते हैं। छोटा सा एक परिचय उनके बारे में, जो उनके सम्मान स्वरूप परिचय तो बहुत बड़ा है कि पानीपत में आपका जन्म हुआ है और 1972 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD से उन्होंने अपनी डिग्री ली है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदुस्तान के NSD के एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने 3 साल की डिग्री को 4 में किया है और दोनों डिग्रियाँ वहाँ से ली हैं। उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं, चाहे वो लगान हो, मिशन कश्मीर हो, स्वराज हो, दीवार हो, अम्मू, गुरु, मोहल्ला 80, तनु वेड्स मनु, अनगिनत फिल्में हैं, अनेक धारावाहिक हैं। चंद्रकांता आप सबको याद होगा। चंद्रकांता की ख़ास बात कि एक ही व्यक्ति नकारात्मक भूमिका में भी जब वो आते थे तो हमें बड़ी घृणा उनसे होती थी, और जब वो पंडित जगन्नाथ के तौर पे आते थे तो चरण स्पर्श करने का मन करता था। अभी आपने देखा चिड़ियाघर, बहुत कामयाब उनका शो रहा। उसके अलावा बालिका वधू, शक्तिमान, मिर्जा गालिब, व्योमकेश बख्शी, भारत एक खोज, न जाने। मैं ये बताता चलूँ कि फ़ख्र की बात है इस मंच के लिए कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा शो करने में उनका नाम शुमार है। मैं आपका आशीर्वाद लेते हुए आपका जूनियर हूँ सर। मैं शुरुआत करता हूँ माँ जी, और फिर बीच में जहाँ जिनका जो भी सवाल होगा वो हम करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ। मैंने जो अभी परिचय दिया, मुझे कभी कभी लगता है कि वो अधूरा है उनका परिचय। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। कौन है राजेंद्र गुप्ता? ये तो परिचय है जो भौतिक परिचय है। एक फ़कीर, एक अभिनेता, एक साहित्यकार, एक कबीर वंशावली का कोई व्यक्ति। जब आप अपने आप को स्वयं को आईने में देखते हैं तो राजेंद्र गुप्ता कौन है आपकी नज़र में, क्या है? क्या हम में से कितनों के पास इस बात का जवाब है कि हम कौन हैं? ये बहुत बढ़िया बात है, तो बता सकते हैं? तालियां दिल खोल के बजा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है। हम लोगों को चीज़ों को का सरलीकरण करने की बहुत आदत है। राजेंद्र गुप्ता मुझे लगता है वही हैं ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा जो काम आपने देखा है वो हैं। उसके अलावा क्या हैं वो तो मैं खुद भी खोज रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ। मैं एक इंसान बने रहने की कोशिश में हूँ। अपने आप को, अपने काम को
थोड़ा थोड़ा हर बार बेहतर करने की कोशिश में हूँ। अपनी संवेदनाओं को बचाए रखने की कोशिश में हूँ। बाजारवाद ने जिस तरह से इंसान को इंसान न रहने देने की कोशिश है, ऐसे में अपने आप को मशीन ना बन जाने की एक कोशिश में हूँ। मैं क्या हूँ मुझे नहीं इतना ही पता है। यही सुनना चाहते थे कि मैं ये परिचय देता। वाकई जब भी उनसे मुलाकात हुई है तो उनके अंदर जो एक अलग व्यक्तित्व है उसको तलाशने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। सर, जैसा कि आज का थीम भी है, मतलब इस पूरे हमारे जो ये फेस्टिवल है कि लिटरेचर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, आप रंगमंच से जुड़े हैं। इससे पहले कि हम साहित्य पर आएँ, व्यक्तित्व विकास में, ये बात मैंने अग्रेंद्र सर से भी पूछी थी, व्यक्तित्व विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में रंगमंच कितना कारगर है, उसका कितना प्रभाव है, और आपके व्यक्तित्व पर रंगमंच का क्या अच्छा या बुरा व्यक्तित्व निर्माण में असर पड़ा सर? मुझे लगता है रंगमंच और रंगमंच के साथ साथ मतलब सारी विधाएं आ गई उसके अंदर। सिनेमा भी आ गया, रंगमंच भी आ गया, और अगर मैं यूं कहूं कि लिटरेचर भी उसके अंदर आ गया। ये सब हमें एक बेहतर इंसान बनने की में मदद करते हैं। सारी कलाएं, एक श्लोक है ना बड़ा मशहूर, सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी तरफ हमें ले जाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हैं। तो मैं जो कुछ भी हूं उसमें रंगमंच, सिनेमा, लिटरेचर, कविताएं, ये सब कुछ मैं उसकी देन हूं ज़्यादातर। जब तक मैंने ये नहीं आया था मैं नाटक के क्षेत्र में या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो तब तक मुझे कुछ नहीं मालूम था। क्या एक बिल्कुल जैसे जो ज़्यादातर होता ही है समाज में, खासकर उस समय में जब मैं स्टूडेंट था, एक भेड़ की तरह हम जिंदगी जीते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें, उनको भी जितना पता है उसके हिसाब से वो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो अपने बच्चों को चाहते हैं भाई वो कर ले। उस समय इतने एवेन्यू नहीं थे, मगर घूम फिर के वो जो गडरिया है या भेड़ें हैं, बस एक वो जिंदगी कुछ चल रही थी। उससे आगे की जिंदगी के नए आयाम, जीवन देखने की एक दृष्टि, वो सब मुझे रंग कर्म ने दी है। रंग कर्म करते करते, क्योंकि दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सारा जो थिएटर पढ़ाया जाता है वो डायरेक्टली लिटरेचर से जुड़ा हुआ होता है, हिंदी लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर। तो लिटरेचर से आपको समझने का मौका मिलता है कैरेक्टर्स को, सिचुएशन को, बड़ा पर्सपेक्टिव आपको। एक कहानी भी होती है तो क्यूरियोसिटी भी होती है, खेल भी रहता है, खेल के साथ साथ जीवन से जुड़ा हुआ बहुत कुछ। तो वो इतना सहज रूप से आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते चलता है कि पता नहीं चलता कि दरअसल मुझे लगा कि हाँ, यहाँ आकर, इस दुनिया में आकर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कलाओं से जुड़े रहना। हम सब ऐसा बना दिया गया है कि हम सब सिर्फ करियर के चक्कर में रहते हैं, और इसमें आपका और मेरा किसी का कोई कसूर नहीं है। ये एक कोई अदृश्य मार्केट मैन है जो चला रहा है आज की तारीख में। अदृश्य मार्केट मैन, क्या बात है। अदृश्य मार्केट मैन के लिए एक तालियां हो जानी चाहिए।
नहीं, तालियां इंपॉर्टेंट नहीं है, बात को समझना मैं और महसूस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ताली बजाते ही बात वहीं खत्म हो जाती है, ये मेरा मानना है। ये बात भी बहुत सही बात कहा सर आप। लोग तालियां बजवाने के लिए, खत्म हो गई बात खत्म हो गई, खत्म नहीं करना चाहिए बढ़िया इस बात की को, थी, हमें आप आगे बढ़िया। लेके चलना है चलिए इसको। चलिए, खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, चलिए। बड़ा विडंबना है कि एक अदृश्य, और सिर्फ आपको और मुझे नहीं है, इंडिविजुअल मार्केटिंग मैन, क्या बात। सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं है, पूरी दुनिया को, दुनिया की बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट्स को कोई चला रहा है तो वो। सर एक वो IIM के प्रोफेसर बैठे हैं, ही इज हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोफेसर सुनील माहेश्वरी साहब, इनसे हम बाद में पूछेंगे इसके बारे में, इनविजिबल मार्केटिंग क्या होती है। वो बैठे हैं, ही इज हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखिए क्या है, आप पूछिए, वो जवाब देंगे, ये सब टेक्निकल मामला होगा। मैं उस तरह की बहस का हिस्सा नहीं चाहता हूं, मगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास चीज़ों के एहसास हैं जो मैं महसूस करता हूं, वो बोल रहा हूं मैं। मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है कि मैं उस पर बहस करूं, ये करूं, क्योंकि मेरा काम संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। एज एन एक्टर, एज ए लिटरेचर पर्सन, एज ए पर्सन हु इज सो मच इन्वॉल्व इन कविता पाठ, तो मेरे लिए वो जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम मेरा सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है कि मैं समझूं, वो आप जो विद्वान लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, मगर निश्चित ही मार्केट मैन ने इस दुनिया को सुंदर बहुत बना दिया है, मगर अंदर से हम सिर्फ बस उनके लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम हम जब करने लगेंगे, तब जो सुख और आनंद की अनुभूति होगी, मुझे लगता है वो कुछ अलग ही होगी। खैर, हम कहीं और। सर मैं आपको जब आपका मैं बायो पढ़ रहा था और जब समझा, तो मुझे एक बड़ी सुखद आश्चर्य हुआ कि ज़्यादातर जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, वो सब लोग स्ट्रगलर्स होते हैं, पुअर फैमिलीज से आते हैं और फिर तमाम तरह से करके सक्सेसफुल होते हैं। जब हम आपकी पढ़ रहे थे बायो या हमने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि आप पहले से ही हैप्पी फैमिली, बिजनेस फैमिली से होने के बावजूद यहाँ आए और सक्सेसफुल हैं, और पहले से भी सुखी, और तो ये दिस गिव्स ए वेरी हैप्पी फीलिंग। हमें किसी उस तरह में तो आज आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट को ले लीजिए, चाहे फिल्म बनाने वाले हैं, चाहे फिल्म करने वाले हैं, चाहे गाने वाले हैं, या किसी और दूसरी कला से, सब लोग बोलते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किए, हम बहुत गरीब परिवारों से आए हैं। तो ये गरीबी वाला जो हम सुनना तो जनरली अच्छा नहीं लगता, पर हम हैं तो हमें सुनना भी चाहिए और उस पर एहसास भी लाना चाहिए। आप जैसा संवेदना की बात कर रहे थे, तो आपको इन चीज़ों की संवेदना मतलब क्यों है, कैसे है? क्योंकि आप इस तरह के परिवार से आते नहीं हैं, शुरू से मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़े होंगे इस तरह। हाँ, शारीरिक तौर पर नहीं, और इवन जिंदा रहने के लिए मैंने कोई कष्ट नहीं उठाया। मैं ऐसे परिवार से आ रहा था जहाँ वो समस्याएं नहीं थी कि मैं आज का खाना कहाँ खाऊंगा या सोने की जगह का मेरे, और शायद उसी कारण से मेरा पर्सपेक्टिव बदलता गया कि जिंदगी में वो चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर वो उतनी ही ज़रूरी हैं। पैसे के द्वारा मिले हुए कंफर्ट्स वो वहीं तक है। प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि हमें मालूम ही नहीं कुछ और भी जीवन होता है क्या, और उसी की वजह से मुझे लगा ये नाकाफी नहीं है, ये वो मंजिल तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेके चला था। क्या बात, क्या बात है? अच्छा। मतलब ये तो आपको क्या लग रहा है जो 70s, एक छोटा सा सवाल फिर आप लीजिए प्लीज़, जो ये 70s में आपकी फैमिली थी, जिस तरह से आप रहते थे और आपको ये तकलीफ़ें नहीं थी, तो क्या हम ये उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है, कि जो आज की फैमिलीज़ हैं, जो आज के बच्चे हैं, जो संपन्न, एटलीस्ट खाने की चिंता नहीं करनी पड़ रही जिनको, और उनके पास कैरियर हैं, फैमिलीज़ हैं, तो वो आगे चल के राजेंद्र गुप्ता साहब बनने की तरह हो सकते हैं? क्योंकि हम एक बार मान लेते हैं कि जो स्ट्रगलर होते हैं उनकी ग्रीड ही नहीं ख़त्म होती पैसे की। आप जो अभी बता रहे थे वही, कि पैसा ही पैसा है, वो पैसा ख़त्म ही नहीं होता कभी। तो
आज की जनरेशन जिसको खाना पीना ठीक ठाक मिल रहा है, वो क्या कभी राजेंद्र गुप्ता जैसा बन पाएंगे? कि मतलब ठीक है यार, अब पैसे का क्या है, खाने पीने के लिए हो रहे हैं, लेट अस बी कंपैशनेट थॉटफुल पर्सन हु कैन चेंज द सोसाइटी। ऐसी उम्मीद रखें सर। उम्मीद नहीं रहेगी तो जिंदा कैसे रहेंगे हम? उम्मीद ही सब कुछ है, लेकिन बन पाएंगे ये तो अकेले की अपनी प्यास है, आप तय करते हैं। एक्चुअली कोई जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, हम सब एक्चुअली अंदर से इंडिपेंडेंट हैं। हमारे विचारों को कुंठित किया जाता है, विचारों को प्रभावित किया जाता है उस अननोन सोसाइटी के द्वारा, इसलिए हम उनकी तरह भीड़ चाल चलते रहते हैं। वो तो आपके ऊपर है वो बन पाएंगे कि नहीं। मेरी इसमें काफी है अगर मैं वो कोशिश कर रहा हूं और अपने सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को आपके साथ बांट रहा हूं, तो कोशिश है। एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक कोशिश रहती है, बाकी मैं केवल सोच की बात कर रहा था। इनका जैसा काम कर पाएंगे वो बात मेरे मन में नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ केवल ऐसी सोच रखना कि हम ठीक है, वट एवर आई एम डूइंग, कला है जहाँ भी हैं, हम एक अच्छे इंसान की तरह काम करते रहेंगे। आपके जैसा काम तो कर पाना मुश्किल है किसी को भी, और किसी के जैसा कोई भी नहीं कर कोई पाता है। मुश्किल नहीं है, कोई जी, हम केवल सोच की बात कर रहे हैं कि ऐसी सोच जनरेट होगी क्या समाज में जिसमें कि एक कंपैशन हो। मुझे क्यों नहीं, मुझे तो किसी ने इस तरह के भाषण नहीं दिए, कहाँ से आ गई? मैं टिपिकल, मैं अभी केवल इसी से जोड़ के रखता हूँ क्योंकि सब लोग ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि बचपन में मुझे खाने को नहीं मिला, बचपन में मेरे पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, तो अब हमें 100 जोड़ी जूते चाहिए, एक जोड़ी से काम ही नहीं बनेगा। वही बहुत आसान है, अपनी समस्याओं को दूसरे पे डाल दो। हमारी सारी समस्याएं हमारे कारण है, हमारे दिमाग के कारण है, बाकी फिजिकल है, पैसा नहीं है, रहने की खाने की जगह नहीं है, वो समझ में आती है। उसके बाद की सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम हमारे समाज की है, और वो अदृश्य मैन उसको चलाता है, और हम जिससे कभी मिले भी नहीं उसका देखते हैं, उसका ग्लैमर देखते हैं, उसका पैसा देखते हैं, और ड्रीम हमें लगने लगता है वो लाइफ है, जबकि उसका कोई अंत नहीं है। वो अंदर से कितना खुश है वो तो वही जानता है, हम उसके बाहर ही उसको देख रहे हैं, और वो हमें चला रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। और मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ये आप जीते रहते हैं, फिर आपके अंदर कुछ सवाल पैदा होते हैं, कुछ भूख और प्यास आपकी बढ़ती जाती है, तब आप ये तय करते जाते हैं। कुछ भी फाइनल नहीं होता। क्या है, मुझे लगता है हम एक चीज को पकड़ लेते हैं और लगता है वही जीवन हो गया, और पूरे को क्या कहना चाहिए, परिभाषित कर रहा है विचारों को। हम रोज तो बदलते हैं, और बदलना भी चाहिए। दिस इज हाउ मैन इज इवॉल्विंग। उतनी गुंजाइश रखिए ना। हमने एक चीज मान ली, मैं मान के चलता हूं, हाँ नहीं यही सही है, वहां अड़ जाते हैं हम। रोज तो सूरज निकलता है, रोज चांद निकलता है। क्या बात, क्या बात है, वाह। अगला दिन अगला होता है, नई सुबह नया दिन होता है। मतलब आपके जीवन में भी ना आज का दिन कभी आया था, ना आएगा, ना कल वाला भी दिन कभी आया था, ना आएगा। तो आप नियंता हैं अपनी जिंदगी के, कौन रोकने वाला है आपको? सर ने ताली बजाने के लिए बीच में उस पर कहा था, लेकिन आप बीच में बजा सकते हैं, थोड़ा ज़ोर से बजाइए। और मालूम हो कि अहमदाबाद में हैं, जैसा अभी आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि मायूस होकर क्यों बैठना है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ, जो मैं सर दूसरी तरफ जाता हूँ, गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं। गरीबी की बात उमा जी ने की, अब अमीरियत की तरफ जाते हैं। कि कुंवर बेचैन साहब, जिन पर आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है गाज़ियाबाद में, कि हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे बैठेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे बैठेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न मेरे पास हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। अमीरियत दिल की, मन की, कविता की, साहित्य की। मैं इन सब की तरफ से जो यहाँ हमारे गुणीजन उपस्थित हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिल्कुल इससे अलग क्या एक कविता की गुजारिश आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता जी अपनी अभिनय के साथ साथ जिस बात के लिए बहुत माने जाने जाते हैं देश में, वो ये है कि अपनी कविताएं तो हम सभी पढ़ते हैं। मैं भी कल सुना के गया था, ज़बरदस्ती सुनाई 3-4 तो मैंने,
लेकिन वो दूसरों की कविताओं को प्रमोट करने के लिए अपना समय देते हैं। कोई भी कहीं भी बैठा कोई कवि जो जिनको वो जानते तक नहीं, उनमें से 80% को वो नहीं जानते, उनकी कविताएं वो पढ़ते हैं और अपने पटल पे डालते हैं। ये है साहित्य सेवा, इसलिए मैंने शुरू में कहा साहित्य सेवी। तो क्या मैं गुजारिश कर सकता हूँ कोई भी एक कविता अपने मन की आप पढ़ें और उसके बाद फिर हम गरीबी की बात पे आएंगे सर, 1972 की तरफ। ये एक ऐसा उनका पक्ष है कि जिसके लिए वो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं, हम चौपाल भी उनका एक पक्ष है, अभिनय भी एक पक्ष है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर लोगों के कॉल आते हैं कि भाई कोई बड़ा एक्टर हमारी कविता पढ़ दे। वो जिनको नहीं भी जानते हैं, अगर उनको अच्छी लगती है तो पढ़ते हैं, और अच्छी नहीं लगती तो फिर चाहे कोई भी हो फिर नहीं पढ़ते हैं। कई बार कविता को कविता पढ़ने वाला एकदम खूबसूरत बना देता है, और वो खूबसूरती अभी नजर आएगी आपको। मैं यहाँ एक सेकंड के लिए वो ये कहना चाहूँगा उमा जी बात को। कुछ दिन पहले की बात है, आदरणीय गुलजार साहब प्रोग्राम में थे, चौपाल का प्रोग्राम था, मैं दर्शकों में था और आदरणीय सर ने गुलजार साहब की एक कविता पढ़ी थी। गुलजार साहब ने मंच से ये कहा था कि राजेंद्र जी इतनी खूबसूरत तो इसको मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ। ये गुलजार साहब ने कहा, मैं इसका साक्षी था। सर मुझे लगता है कविता जैसे जो बातें मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो सारी बातें मुझे कविता ने सिखाई हैं, समझाई हैं और दृष्टिकोण दिया है जीवन का। कविता का महत्व समझिए। कविता जैसी खूबसूरत चीज़ संगीत शायद थोड़ा है, वहाँ भी संगीत में रस और बहाव इतना ज़्यादा होता है, आप उसमें बह जाते हैं, दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, वो इमोशंस को। कविता एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को भी रस उतना ही देती है जीवन को समझने के लिए। थिएटर करते करते धीरे धीरे मैं कविता की तरफ आया, क्योंकि काव्य नाटक भी करते थे हम लोग, और काव्य में जो ताकत है, अच्छे काव्य में जीवन को देखने की, समझने की, इंसान को समझने की, समाज को समझने की, समाज की आर्थिक राजनीतिक जो भी हालात हैं। मैं एक छोटी सी कविता अभी आपको स्वागत एक सर। उदाहरण देता हूं मैं। स्वागत सर। और इससे कोई मतलब नहीं होता है कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा, वो तो है, और वो है तो वो अपने लिए ज्यादा बड़ा है, समाज के लिए भी शायद थोड़ा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं देखा इस बीच जैसे कविता से जुड़ाव आया तो नए नए बच्चे एक से एक क्या कविताएं लिखते हैं, क्या एक्सप्रेशन है, आप देखिए, बड़ा हैरान होता हूँ। कविता किसी एक बच्चे हैं यंग अजय दुर्गे जिन्होंने लिखी है, छोटी सी कविता है, कविता का शीर्षक है मूल 20। वो लिखता है कि चूंकि नहीं है ईश्वर और है भी तो जरूरत पर कभी नहीं मिलता, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए, अपने इस जीवन को बचाने के लिए मैं बार बार लौटता हूं स्त्री की ओर। क्या बात है, वाह। क्योंकि निश्चित रूप से ये तो तय है कि पुरुष के मुकाबले में स्त्री ज्यादा मानवीय होती है, समझदार होती है, धीर गंभीर होती है, मगर चला पुरुष रहा है उसको भी, ये जो विडंबना है। मगर कवि हृदय इस बात को देख पाता है, जिसको कविता ने छुआ ही नहीं है वो क्या समझेगा इस बात को, लेकिन अपने अकेले क्षणों में, अपनी मुश्किलात के समय में वो मानेगा, जिएगा फिर भी नहीं। क्योंकि नहीं है ईश्वर है, और है भी तो जरूरत पर कभी नहीं मिला, इसलिए खुद को बचाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए मैं बार बार लौटता हूं स्त्री की ओर। वाह वाह, अजय जी के लेखन और आपके वाचन को वाह। सर आप दो लोग बैठे हुए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब वैसे तो सभी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कहते हैं कि दुनिया में जब हम किसी का कुछ लेके चले जाते हैं तो अगले जीवन में उनको उतारना पड़ता है। इससे पहले सेशन में हम लोगों ने जिनको बैठ के सुना था उसमें से जो लोग चल गए ना, अगले जन्म में उनको हमें फिर सुनना पड़ेगा, मतलब वो हमको सुनेंगे, हमने भी तो धीरज से सुना था ना। तो सर बहुत धन्यवाद कि आप अपने सेशन के बाद यहाँ बैठे और हमें सुन रहे हैं। सर कविताओं की बात करते करते
जैसा मैंने जितना आपको पढ़ा है कि ये जो एक बेचैनी है, जिस प्यास और भूख की और गरीबी की हम बात कर रहे थे, इंसान के अपने अपने कष्ट, अपनी अपनी बेचैनियाँ, अपनी अपनी प्यास है। राजेंद्र गुप्ता जी में ऐसी कौन सी प्यास है कि आप कुछ भी अलग कर जाते हैं? मैं 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूँ। अच्छी खासी फैमिली, 72 में आप एनएसडी आ गए, व्यापार छोड़ दिया आपने। 3 साल का कोर्स होता है एनएसडी में। दूसरे साल अचानक आपने कहा कि भाई मैं सेटिस्फेक्शन मुझको नहीं मिल रहा है, मैं दूसरी साल को दोबारा करूँगा। आपने 4 साल में किया, आप एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं। फिर आप एनएसडी करने के बाद अक्सर आप जब कोई डिग्री लेते हैं, तो कोई भी डिग्री, फिर आदमी या तो प्रोफेशनल की तरफ जाता है। आप वापस पानीपत चले गए, रेपेट्री जाने का ऑप्शन था जहाँ से आपको पैसा मिलता, या आप मुंबई आ सकते थे, नहीं आए। उसके बाद आप सीरियल्स में आए और आप टॉप पर थे, आपने जितने शोज़ किए वो सबको मालूम है। अचानक आपने एक दिन कहा कि मैं 3 से 4 साल का ब्रेक ले लूँगा। आपने चौपाल शुरू की, उससे पहले ही की। उसके बाद आप कविताओं की तरफ जाते हैं, फिर आप फिल्मों की तरफ जाते हैं। वो कौन सी प्यास है जिसको राजेंद्र गुप्ता तलाशते रहते हैं? मैं आपका वो हिस्सा छूना चाहता हूँ सर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बड़े सीनियर कवि हुए हैं। आपके इस सवाल का जवाब मैं उनकी 4 लाइनों में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी प्यास है आपने बोला। उन्होंने क्या लिखा है कि बर्फ की एक सिल मेरे ऊपर, बर्फ की एक सिल मेरे नीचे, बर्फ की एक सिल मेरे दाएं और बर्फ की एक सिल मेरे बाएं, फिर भी जाने कैसी ये आग है जो बुझती नहीं। वाह वाह वाह। ये इंसान के अंदर की जिजीविषा है, और जब तक उसे अपनी तरह से एक बेहतर इंसान बनने या समाज को देखने का स्वप्न वो देखता रहता है, तो वो आग कैसे बुझेगी? और चारों तरफ उसके नेगेटिव फोर्सेस हैं। बर्फ की एक सिल मेरे ऊपर, बर्फ की एक सिल मेरे नीचे, बर्फ की एक सिल मेरे दाएं, बर्फ की एक सिल मेरे बाएं, फिर भी जाने कैसी ये आग है जो बुझती रही। वाह। वो बर्फ की सिल्लियाँ तलाशने की आज कोशिश है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज का सेशन इसलिए बहुत अलग है कि हम राजेंद्र गुप्ता जी को जो जानते हैं, हम उनके अंदर जो एक राजेंद्र गुप्ता रहते हैं, आज हम उनको तलाशने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। क्या चौपाल भी उसी प्यास की तलाश का एक पड़ाव है? चौपाल में बता देता हूं कि चौपाल मुंबई का सबसे सम्मानित साहित्यिक मंच है, जो बिना किसी पद, बिना किसी एसोसिएशन, बगैर किसी कोई कमेटी के चलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 साल कंप्लीट हो गए हैं उसको। और राजेंद्र गुप्ता जी ने अपने छोटे से आंगन में एक पेड़ के नीचे उसको शुरू किया था। हिंदुस्तान के सभी बेहतरीन साहित्यकार उसमें पढ़ चुके हैं और पढ़ना अपने लिए गर्व की बात मानते हैं। वो राजेंद्र जी के छोटे से आंगन से शुरू हुआ था। मैं चाहता हूं कि चौपाल का भी यहाँ पर जिक्र हो, और क्यों आपके जहन में आया कि वो किया जाए? आप तो बहुत व्यस्त थे उन दोनों सर, पर डे कमा रहे थे आप। नहीं, चौपाल मेरे दिमाग की उपज नहीं है। इसका क्रेडिट ज़बरदस्ती बहुत सारे लोग मुझे देते हैं, क्योंकि शुरुआत मेरे एक छोटे से घर के आंगन से शुरुआत हुई थी, जिसमें 70-80-100 लोग बैठ सकते थे पेड़ के नीचे। दरअसल नाटक वाले लोग हैं, क्या करते हैं? अड्डेबाजी करते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं। सोसाइटी के ज़्यादातर लोग समझते हैं ये लोग सब आवारा हैं, मगर दरअसल उनके अंदर के सवाल वही हैं जिन सवालों से अभी हम कुछ काफ़ी देर से जूझ रहे हैं या उन पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ, मेरे घर पे भी ऐसी अड्डेबाजी होती रहती थी। जो नाटक से, एनएसडी से जुड़े हुए लोग थे, या दूसरे लोग जो नाटक करते थे, या साहित्य और संगीत और चीज़ों से जुड़े हुए थे, हम लोग मिलते रहते थे। इत्तेफाक से एक रोज़ शेखर सेन, नाम आप जानते होंगे, पद्मश्री, जिन्होंने पद्मश्री शेखर सेन, जिन्होंने तुलसी, कबीर, विवेकानंद, सूरदास, ये सब बहुत सारे नाटक किए हैं। सोलो, खुद गायक हैं, क्लासिकल सिंगर हैं बेसिकली। उन्होंने ये सारे नाटक किए हैं। उन्होंने अपना पहला नाटक किया था तुलसी, जिसके कुछ शो हम देखने गए थे। तीसरा चौथा शो था,
मैं कभी मिला नहीं था, वो आए, हम लोगों को बड़े, पहले उस नाटक के प्रति मेरा कोई ख़ास क्यूरियोसिटी नहीं थी कि सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है। खैर, मगर वो नाटक देखा तो ये धारणा बदल गई कि एक आदमी अगर बहुत योग्य है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसमें म्यूज़िक भी था, उनके म्यूज़िक डायरेक्शन भी थी, उनका प्रोडक्शन भी था, खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, खुद एक्ट कर रहे थे, खुद लिखा भी था नाटक और खुद गा भी रहे थे। तुलसी नाटक में शायद 40-50 गाने, चौपाइयाँ वगैरह वगैरह। तो बड़ा प्रभावित हुए, हम देखने गए, खैर मिल के चले आए। वो 2-3 दिन बाद ही वो मेरे पास उनका फ़ोन आ गया कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, 2-4 दोस्त आपके कॉमन इकट्ठे करेंगे हम लोग। मैंने कहा आइए आइए। तो बोले, एक प्रपोज़ल उन्होंने दिया कि हम लोग कुछ रेगुलर मिला करें, मिलकर हम कलाकार लोग हैं, अलग अलग विधाओं के लोग हैं, तो काम करते ही रहते हैं अपनी अपनी विधाओं में, लेकिन कुछ आपस में भी मिलें एक दूसरे से, एक दूसरे की ऊर्जा और एक दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करें। मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ तो ऐसी अड्डेबाजी होती रहती है, कर लेते हैं शुरू। तो बस उसको एक फॉर्मल सा रूप, 4-5 और दोस्त थे हमारे, अतुल तिवारी थे, अतुल जी, अशोक बिंदल जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे, ऐसे वो शुरू हो गया। और वो 15-15 दिन में हम लोग मिलने लगे। सब लोगों ने अपने अपने 10-10, 15-15 दोस्तों को फ़ोन कर दिए। सब कुछ निस्वार्थ था, 100% नॉन कमर्शियल, कहीं से कोई फंड्स नहीं आ रहा, कहीं से कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा है, कोई जगह भी नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, लाइट नहीं है, ना हमें ज़रूरत है। तो इस तरह से वो शुरू हो गया। थोड़ा बहुत खर्चा कोई भी कर लेता था आपस में, मगर वो इतना जैसे कि सैकड़ों प्यासे लोगों को जैसे कुआं मिल गया हो। बम्बई की मतलब सबर्ब के अंदर, अंधेरी के अंदर, वर्सोवा में इस तरह से वो बैठक लगने लगी। और एक मैंने देखा है एक समय में उस बैठक में 250-250 लोग भी आने लगे। वहाँ खड़े हैं चारों तरफ, ऊपर छोटा सा एक टेरेस है, वहाँ भी खड़े हो गए, बैठ गए, कहीं अंदर से कमरों के अंदर बैठ कर खिड़कियों के थ्रू देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बहुत हमें भी मजा आने लगा। इस तरह से वो एक चीज़ें आप कितना करते हैं, कुछ संयोग भी होता है, लोग जुट जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। सर, I find you very self-confident, self-belief, opinionated person who has his own perceptions without getting into any kind of things. So, at this stage of your life or at this phase of your life, do you find any kind of thing? I mean, what do you find about the beauty of today's society and the ugly part of the society? Because at this age, maybe around 55, 60, 70, you are more than that. So people start thinking कि ये चीज़ शायद होती तो और अच्छा होता, क्योंकि ये भी एक पर्पज़ होता है। आप जैसे लोग जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चलती रहती है, दिस इज़ समथिंग अगली, दिस इज़ समथिंग ब्यूटी. सो I would like to know first what is the beauty of today's society, and then if you find that something which is giving you pain or anguishing, what is that? अगर आज के हम because you are very vocal about your things कि ठीक है जो भी हो रहा है होने दो, मैं ये सही है, तो what can be that? Would you like to explain? Inherent जो इंसान के अंदर एक स्वार्थ, inherent स्वार्थी बनाया हमने सब समाज को। ये खराब चीज़ है। ये खराब चीज़ आप बताइए, खराब है या नहीं? मतलब ये खराब भी है और अच्छी भी है, हम दोनों चीज़। नहीं, हुआ क्या है, वो नहीं कर रहा हूँ। पूरी सभ्यता, पूरी एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है जी। एजुकेशन सिस्टम हमें सबसे पहले स्पर्धा सिखाती है, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की बात करती है। हर 24 घंटे कंटेंट 5 मिनट का होता है, इससे पहले होता है टीवी पे क्या चलता रहता है। एक बच्चा कॉम्प्लाइन खाएगा तो बड़ा होगा, वो करेगा, ये दौड़ेगा, ये इसका मतलब सब एक दूसरे के दुश्मन है, राइवल हैं सब, और राइवल पैदा कर रहे हैं हम यही सुनना चाहते हैं। पूछना चाह रहे हैं मैं कौन हूं? आई एम नोबडी, मगर दिखने तो लगता है धीरे धीरे। और ये कलाएं, ये सब चीजें देखने के लिए मेरी आंखें खोलती हैं। ये अपने आप कहीं से नहीं आता,
मैं टिपिकल बनिया अग्रवाल फैमिली से, अच्छा खासा बड़ा बिजनेस, आपके फैक्ट्रीज के अंदर 400-500 लोग काम कर रहे हैं इन 60s, मगर वो आपको पकड़ता नहीं है बिकॉज आप कंपटीशन में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है, प्लस पैसा इज नॉट इनफ। जीवन को कुछ और चाहिए, इंसान को बहुत कुछ चाहिए, इतना सा थोड़ी है। किसको हम हर एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं, हम राइवल बना रहे हैं। आई थिंक दिस इज द पॉइंट। सर एक सवाल, और उसके लिए हम साम दाम दंड भेद रौंद के चलना चाहते हैं, ऊपर से दोस्ती रखते रहते हैं एक दूसरे से, और उसी की छाती पे पांव रख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या बात है, क्या है तो ब्यूटी सर, आज के समाज की ब्यूटी भी बता दीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है? ये तो ठीक है, अच्छा ये है कि आज भी हम 60-70 लोग इन बातों पर बात कर रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, और शायद इनका और असर ये भी हो। उद्वेलित कर रही है, और शायद आज नहीं तो कल धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका असर हमारे पूरे दृष्टिकोण में आगे। मुझे ऐसा लगता है कि सर आप जैसे लोगों को और थोड़ा आक्रोशित होके समाज के जो लोग नंबर गेम में हैं, ग्रेडिंग सिस्टम में हैं कि नहीं हमारे बच्चे का इतने मार्क्स आएगा तभी अच्छा होगा, हम ज़्यादा इस पर कंसंट्रेट किए हैं इस बार इसके फेस्टिवल में कि हम बच्चों को और स्कूल जितने पीछे देख रहे हैं आप, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, तो वहाँ पे जो नंबर गेम होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं पार्टिसिपेट किए, उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं 1 घंटा हमारे बच्चे का बिगड़ जाएगा वहाँ आएगा तो, और फिर वो मार्क्स कम आ जाएंगे उसके प्री टर्म में या टर्म 1 में। तो दैट वाज सो पेनफुल टू मी, तो आई थॉट कि लेट मी आस्क यू, एंड यू बीइंग सच ए वेटरन पर्सन who have given up those kind of luxuries, not given up exactly, but you have seen those kind of luxury from the very early age, and you thought that that is not worth living, and you developed yourself, that is why you are what you are today. We want that kind of society. तो आपके जैसा जो आक्रोश है ना सर, ये जरा समाज तक पहुंचना चाहिए कि आप यार व्हाट आर यू डूइंग, और ये कई बार हमें अदृश्य, ये भी अदृश्य है लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, मगर हम वो है कि हम इंडिविजुअल तौर पर अपनी अपनी कोशिशें करें, जो सही लगता है वैसे जीने की कोशिश करें। आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब भेड़ चाल में मत फंसिए। भेड़ चाल उसका एक इतना ही नुकसान नहीं है कि सिर्फ दुश्मन पैदा कर रहे हैं, कंपटीशन एक ही लाइन में, अदरवाइज हर व्यक्ति अपने आप में एक कंप्लीट एटम बॉम्ब है, उसका कितना पोटेंशियल है हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे के विचारों द्वारा बनाई गई एक दुनिया में भेड़ बनते जा रहे हैं। जरूरत उस एजुकेशन सिस्टम की है जो आपको, आप अकेले हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपकी व्यक्तित्व, आपकी सोच, अंदर आपके संवेग संवेदनाएं, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, जीने का नज़रिया, आपके संबंध, वो आप हैं। आप अपने आप को डेवलप कीजिए जो चाहते हैं। वो अपने पोटेंशियल भी एक्सप्लोर नहीं करते, मौका नहीं दिया जा रहा है। ये इसी वजह से, या प्लीज़ आप पढ़ाइए आगे। बहुत बढ़िया बात हो गई, मुझे ये सुनना था आपसे, और आपने इतने बढ़िया तरीके से बताया कि हम लिटरेचर फेस्टिवल्स के माध्यम से इन बातों को जरा करने की कोशिश करते हैं कि कल भी हमने वो शेर सुनाया कि हो सकता है सब कुछ ना बदले, लेकिन जिधर से हम जाएंगे या जो लोग सुनेंगे थोड़ी बहुत तो टॉक्सिसिटी कम होगी। शाहिर लुधियानवी साहब का शेर है, मैं उसको ओवर यूज करता हूँ एक्चुअली सब जगह, पर अभी नहीं बोलूँगा कि कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। तो आप जिस जिस गली से जाते हैं, एटलीस्ट अगर 1-2 इंसान भी सुधरते जाएँ, या कुछ उनको लगे कि नहीं, सुधरना अलग वर्ड है, थोड़ा फर्क पड़े, तो हम अपने जीवन को धन्य मान सकते हैं कि चलो ठीक है, हमने कुछ बात किया और किसी के जीवन। सिर्फ इतना ही कहता हूं कि सब कुछ करते रहिए जैसा जीवन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कलाओं से जुड़िए। कला जीवन का पर्सपेक्टिव बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज, आपका टोटल नजरिया, पूरे जीवन को एक्सप्लोर कीजिए, उसके पोटेंशियल्स को, अपने व्यक्तित्व की पोटेंशियल्स को खिलने का मौका दीजिए। सब ऑडियंस का इंटरेक्शन लेंगे, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा जब भी आप बेहतर समझें, कविता सुनने का लालच आपसे है, जब भी आप बेहतर समझें। कविता तो मैं
2-2 घंटे पढ़ता रह सकता हूँ। जी आप लोग जी छोटे क्वेश्चन रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंक्लूड करने मेरे की लिए कोशिश आखिरी करेंगे। सुकून है छोटे कविता। क्वेश्चन तो आपका इंटरेक्शन होगा सर से, और वी कैन स्टार्ट। हम लोग तो बातें करते ही रहते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी आप गूगल करिए और सब मिल जाएंगी, तो थोड़ा इंटरेक्शन ले लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन है आपके पास? 3-4 घंटे राजेंद्र जी से एक पर मैं ये एक चाहता हूँ घंटे कि तो नहीं हो ऑडियंस सकता। भी थोड़ा इंटरेक्शन कर ले सर से। प्लीज प्लीज। नमस्कार गुप्ता जी, पहले तो हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह का जो ओनर है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके पास पैसे भी थे और बुद्धि भी थी, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं होती है, जहाँ लक्ष्मी जी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती है, और जिनके पास दोनों होता है वो किसी को देने की भावना नहीं होती है। आज इस मंच पर आपको मिलने के बाद मुझे बहुत तहे दिल से तसल्ली हुई है कि इस दुनिया में ऐसे भी अभी तक है जो ऐसा कर रहे हैं, तो ये कारोबार चलता रहेगा। और आपको देख के मुझे यही लग रहा है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो स्पेस टेक्नोलॉजी बनाया वो भी पूरे विश्व में जा रही है, तो पता नहीं आप कहाँ क्या ले जाएंगे, वो मुझे बताइए प्लीज़। क्या बात है सर। नहीं, बस उन्होंने इसके बारे में कहा, जो ऑडिटोरियम है वो आदरणीय साराभाई जी का बनाया हुआ है, जिनके पास धन भी, लक्ष्मी भी, सरस्वती भी, सबकी कृपा थी और समाज के लिए उनका कुछ करने का मन भी वो था। भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आते थे, जो डॉक्टर विक्रम तो साराभाई, उनका ये बनवाया हुआ है। ये उन्हीं सही का बात। ऑडिटोरियम। नहीं, बहुत लोग जितने ये जो आज दुनिया है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों का ज़्यादा है। यहाँ मैं, जैसा अभी आपने बीच में कहा कि हम अपनी अपनी कोशिशें करते हैं, उससे हम अपनी दुनिया में अपने आदर्श चुनते हैं। पढ़ा हुआ और जिया हुआ, उसका जो फ़र्क होता है। अभी एक छोटी सी फिल्म सर के साथ करने का मौका मिला एज ए प्रोड्यूसर। मैं जिस बात से डरा हुआ था, जो हम आदर्श कहाँ से चुनते हैं, मुझे लगता था कि हम गांव में शूटिंग करें, गुप्ता जी आएंगे तो पता नहीं कैसा महसूस करेंगे, एसी नहीं होगा, क्या होगा। अगर पूरी टीम में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की तारीफ हुई, पूरे गांव के लोग थे, तो वो उनकी सरलता की हुई कि अगर बाहर हमने जो छोटा मोटा अरेंजमेंट किया था उसके अलावा बाहर खाट पड़ी तो खाट पे बैठे हैं, शूट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई टेंट्रम्स नहीं है, कुर्सी मिली नहीं मिली। तो वहाँ से कितने लोगों ने शायद ये आदर्श चुना होगा कि ऐसे भी जिया जा सकता है, आप ऐसे भी बड़े हो सकते हैं। वो सरलता जो है जब आप प्रदर्शित करते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया उसको अपना आदर्श चुनती है। कोई और सवाल? मेरे पास तो अभी 50 सवाल हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, एक वॉलंटियर इधर भी रहिए तो कुछ सवाल यहाँ से भी ले लेते हैं इस तरफ। आपने जो कला की बात की, पर मेरी सोच है ये कोरोना आने के बाद कि पैसों से नींद नहीं मिलती, पैसों से भूख नहीं मिलती, पैसों से क्रेडिट नहीं मिलती, और पैसों से तंदुरुस्ती नहीं मिलती, वरना धीरूभाई अंबानी जीवित होते। तो मेरी ये सोच है कि जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ आप जिम बनाओ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मेरी ये सोच है कि ये मंदिर तो क्या, ये मस्जिद सब इंसान का बंटवारा करते हैं ना। बहुत सही बात है। मेरी ये गुजारिश सभी से है कि आप सभी सम्मानित हैं, लेकिन हम सवाल पूछें राजेंद्र जी से, अगर सवाल है तो। और सवाल, क्योंकि हम उनको सुनने के लिए बहुत वो हैं। यस, सम मोर पीपल प्लीज, सम मोर क्वेश्चंस। यस सर, मैं कविता बाई लुक आप बहुत देहाती लगते हैं, गंवार टाइप के। मतलब जो मैंने फील किया, जो ऑब्जर्व किया। और आप बहुत बड़े शहरी हैं, शहर से पैदा हुए, शहर में पले, उद्योगपति के बेटे, तो आपने अपना ये हुलिया क्यों बदल लिया, देहाती क्यों हो गए? समझा नहीं मैं कह रहा हूँ- सेइंग दैट यू आपका जो आप सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आते हैं, बिजनेस फैमिली से आते हैं, ही फाइंड यू काइंड ऑफ रूरल लुकिंग, योर लुक, ही इज टॉकिंग अबाउट आपका जो अटायर है, आपका जो दिखते हैं ना, वो जैसे गांव के लोग होते हैं, गांव वैसे- के लोग, देहाती लोग, आप देहाती लगते हैं, जबकि आप पैदा पढ़े पले और जो काम भी कर रहे हैं वो शहर में कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, उल्टा क्यों दिखते हैं? परसेप्शन हो सकता है, और हो सकता है और सब लोगों का ना हो। हम तो आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड समझते हैं। मुझे मैं सही में बता रहा हूँ, मुझे राजेंद्र जी इस समय मुझे मैं ये एकदम सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। 72 इयर्स की एज है इनकी, बाल देखिए आप। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। समझ गया मैं, नहीं बिल्कुल नहीं समझ गया मैं पूरी, मगर वो इम्पोर्टेंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? यस, क्या इम्पोर्टेंस है उस बात की, आप मुझे आप बताएं। अर्बन लगो, रूरल लगो, उससे क्या फर्क पड़ने? देखिए इम्पोर्टेंस आप अपना, अभी मैंने जो सुना आपके बारे में, आपके काम से आपकी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप इतने पुराने, इतने बड़े एक्टर हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन
इतने रोज एक्टर मिलते हैं, पता नहीं ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत क्या हो गए, आप एकदम आम आदमी की तरह बैठे रहते हैं, किसी से कोई। मैंने कहा मेरा काम है ना, या मुझे दिखना चाहिए एक्टर, मुझे एक्टिंग आनी चाहिए, ना कि मुझे दिखना चाहिए स्टार। हाँ, क्या बात है। वो मुझे कंफर्ट भी नहीं देता है, वो मुझे ऑकवर्ड बनाता है, वो मुझे मेरे अंदर का सहज इंसान नहीं बने रह देता। कैसे मैं कविता को पसंद करूंगा अगर मैं वो ओढ़ लूंगा? मुझे मैं हूं तो आपके जैसा ही ना, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं। इत्तेफाक से मैं एक शो बिजनेस में हूं, जहां मुझे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं मेरे किसी प्रोग्राम को, मेरे टीवी को या फिल्मों को। वो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस अप्रिशिएशन से अचानक मैं कुछ चौड़ा हो जाऊं, काला चश्मा हमेशा लगा के, हेलो कैसे हैं आप मुझे तब पसंद ज्यादा करेंगे क्या, या अब मुझे ज्यादा पसंद करेंगे? अभी मैं आपके दिल को टच करूंगा और तब क्या बात है, तालियां, वाह। जो मुझे लगा आपने ये हुलिया इसलिए बनाई है अपनी, क्योंकि आप आम आदमी से कनेक्ट करना चाहते हैं। आपने अपने आप को साधारण बनाया, जिससे आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। क्या बात है हीरा जी, यही जवाब? नहीं, जवाब है नहीं, ऐसे मैं जीता हूं, इसके अलावा मैं किसी तरह से जी नहीं सकता। बड़े हीरा आदमी हैं आप। नंदा सर, आपके पास कोई सवाल है? क्या बात है, हीरा जी ने हीरे जैसा और सवाल मेरी पूछा। एक्टिंग भी कनेक्ट करे, मेरे विचार, माइक प्लीज। मेरी संवेदनाएं और मेरी एक्टिंग अगर कनेक्ट नहीं कर पाती आपके लिए, आपके साथ, तो मेरे होने का, मेरे काम का कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, कनेक्ट। इनका मेरी आखिरी कोशिश रहती है अपने काम में कि मैं कनेक्ट करूं। गुप्ता साहब, आपका एक चीज़ सबको स्पंदन करना चाहिए कि कला, काव्य, कुत्ता और कष्ट, इससे जो गुजरा हुआ है वो आदमी बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। जो कुत्ता का प्रॉब्लम से जानता है, काव्य की महत्व जानता है, कला उसका दिल में है और कष्ट से गुजरा हुआ है, तो वो आदमी को ठंडा गरम श्वास, भूख, ये सब कुछ सहने वाला नहीं है। ही विल बी आउट ऑफ इट। ये आपका है। क्या बात है सर, मैं गुजारिश करूंगा कि एक लोग, क्योंकि मुझे कहा गया है कि कविताओं से हमें ज़्यादा सुनिए और हमारे पास समय क्योंकि बहुत कम है, तो आप अपने पसंद की एक आध कोई भी सवाल और ले कविता- सकते हैं इसके बाद, अगर आप लोगों में किसी के पास। अच्छा, आपका मुझे सवाल। लगता है आप कि- पूछ लीजिए तब तक। हाँ श्रद्धा जी, मैं उससे पहले एक चीज़ बोल दूं कि मुझे लगता है उमा जी को इस बार के आयोजन में लगान लगा देना चाहिए सब पर, जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया अखिलेंद्र जी लगान में थे, कल यशपाल भाई थे वो लगान में थे, सर भी लगान में थे, तो इस बार तो लगान विशेष हो गया है। कविता सर, सर, आपसे ये एक सवाल सवाल पूछ रही था। हैं। श्रद्धा आपने रवानी जी। अपने जीवन में इतने सारे किरदार निभाए हैं, कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है? कोशिश तो की है कि सारे के सारे मुझसे मेल खाएं। दिल के ज्यादा करीब होगा। अपने बच्चों में से आप किसी एक को प्यार करेंगे तो दूसरों के साथ क्या करेंगे आप? क्या बात है। वहीं से तो शुरुआत होती है करप्शन की। नमस्ते सर। वैसे तो मैं साहित्य से काफ़ी जुड़ा नहीं हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट आज मौका मिला है यहाँ पे आपसे जुड़ने का, कुछ चीज़ें सीखने के लिए। दिल में कुछ तमन्ना थी, पहले जब कॉलेज में पढ़ता था तब कुछ कविताएं लिखता था, आगे बढ़ना था, बट आगे जाके मजबूरियाँ कुछ ऐसे हुई कि एंटरप्रेन्योर बन गया सेल्स करते करते। आज फिर से एक मौका मिला है, तो आपसे आपकी जीवन गाथा सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपसे ये चाहता हूँ, एक प्रेरणा चाहता हूँ कि कैसे, जैसे आपने एक साहित्य को अपने बिजनेसमैन से आगे निकलकर आपने एक कला को आगे लेके गए, आज आपसे ये उम्मीद एक करता हूँ कि एक ऐसी चीज़ आप मेरे को बताएं, मैं ये फिर से ये फील्ड में लौटना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं जो छुपी हुई आग है उसको फिर से मैं हवा देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे जाके मैं जी, थैंक यू। थोड़ा सा मुकाम
हासिल करूँ सर। सर मैं एक जो इनका सवाल है उसी में एक और जोड़ना चाहता हूँ। मैंने 90% ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है, 95% लोगों को ऐसे कहते सुना हूँ कि मैं साहित्य से जुड़ा नहीं हूँ या साहित्य मैं नहीं जानता हूँ। आप जरा इस बात को एड्रेस करिए कि बिना साहित्य के किसी का जीवन हो सकता है क्या? क्योंकि दिन माँ की लोरी से शुरू होके दिन भर हम गाने सुनते हैं कारों में, उनमें आनंद लेते हैं, कारों में बाथरूम में गाना गाते हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं कि मैं साहित्य से बिल्कुल जुड़ा नहीं, और मैं बहुत ही लोग बाग बड़े कई बार तो बड़े फ़क्र से कहते हैं, मतलब बड़े प्राउड फील करते हैं कि भाई मैं तो कविताओं से क्या लेना देना, मैं आपके प्रोग्राम में आके क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप जरा इस बात को थोड़ा एड्रेस करिए सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसको। दरअसल मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। मैं साहित्य से कभी नहीं जुड़ा था, मैं साहित्य का स्टूडेंट भी नहीं था, कभी नहीं पढ़ा मैंने साहित्य। और दूसरा, हम सब के अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर, हर एक के अंदर एक साहित्यकार भी है, एक संगीतकार भी है और एक एक्टर भी है। अब सवाल यह है कि हम किसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं। दिस इज द पॉइंट। मैं नहीं जुड़ा था, मगर मैंने ये पाया, मुझे दुनिया में एज ए स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत खराब स्टूडेंट था। मैट्रिक तक तो बढ़िया, लेकिन उसके बाद कॉलेज जा कर के मैं बिल्कुल फेल्योर वाले लड़कों के अंदर। मुझे समझ नहीं आता था, कुछ फिजिक्स की थियरम पढ़ाते रहते थे, कुछ केमिस्ट्री के कुछ अजीब व गरीब टेस्ट बताती, क्या है ये और क्यों है और मैं क्यों सीखूं इसको। मेरा दिल तो पकड़ ही नहीं रहा, ना मेरा दिमाग पकड़ रहा। एक आदमी का खोजी किस्म का दिमाग जो लड़की बैठी ना, ये बोलती मुझे मैथ्स तो खोजी समझ किस्म का दिमाग होता है, वो सब कुछ जानना चाहता है। मैं नहीं हूं। मेरे दिल को जो छूता है उसके लिए मैं मर जाने को तैयार हूं। सर एक शिकायत है आपसे, एक शिकायत इसी लाइन पर है। कोई ये मान सकता है कि इतने साहित्य में डूबे हुए राजेंद्र गुप्ता जी लिखते नहीं हैं? काहे नहीं लिखते हैं सर? इतना आप बताइए, अच्छा, आपसे कई लोगों को शिकायत जिसने है। लिखा नहीं वो बोले, वो ये लोग ये बोलते हैं कि जो लिखता है वही साहित्य से जुड़ा है, साहित्यकार है या मतलब कवि है। सर दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं और सबसे बड़े साहित्यकार हैं। अगर आप साहित्य समझते हैं, साहित्य की परिभाषा समझते हैं, तो वो ये है कि ये दूसरों की कविताएं भी पढ़ देते हैं, अपनी तो कैसी भी लिख सकते, ऐसी लिखेंगे कि अब हम तो कह भी नहीं सकते इनके बारे में कुछ, लेकिन ये सबसे बड़े साहित्यकार हैं। इनकी शायद मुझे नहीं लगता कि किताब कोई अभी पब्लिश हुई है सर। नहीं, मुझे वही कहना है कि मैं वही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी लिखते नहीं। सर इसलिए जो लोग भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और या लाइव सुन रहे हैं, आप कभी ऐसा मत बोलिएगा कि मैं साहित्यकार नहीं हूँ। आप बताना, गाने गाते हो कि नहीं, बाथरूम में गाते हो, कार में चलते समय सुनते हो कि नहीं सुनते हो, बजाते हो, गाते हो, नाचते हो? कुछ नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए उन चीजों को भी। अपने आप हो सकता है आपको लगे अरे मैं तो इस साहित्य से ज्यादा जुड़ा हूं, मेरा दिल, ना कि उसके साथ जो मैं कर रहा हूं। मैं तो साहित्य को जीता हूं, मैं सोता खाता पीता उठता बैठता हूं। थोड़ा सा मोहलत दीजिए। जो बंधन आपके ऊपर थोप दिए गए हैं उनको थोड़ा सा खोल लीजिए, मौका दीजिए। हो सकता है आपको लगेगा एक दिन, मुझे लगता है मैं कोई साहित्यकार नहीं, मगर अब ज़्यादातर लोग मुझे हर रोज़ मेरे को 4 किताबें भेंट कर देते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ाकू नहीं हूँ मैं बिल्कुल। मगर जो चीज़ अगर पढ़ ली मैंने और मेरे दिल को छू गई, तो कभी कभी वो इस कदर तंग करती है, मैं तो सारे काम छोड़कर पहले उसका पाठ करने लगता हूँ। ये है साहित्य ये साहित्य मैं साहित्य रचूं ना रचूं, अगर मुझे प्रभावित करती है, जो आम जनता की, आम आदमी की और मेरी भी परेशानियों को रिफ्लेक्ट करती है, इनडायरेक्टली मेरे हालात को रिफ्लेक्ट करती है, और क्या है साहित्य? सर सारी कलाएं सत्यम शिवम सुंदरम, खत्म है उसके बाद। सर अंत की तरफ, मतलब इसके समापन की तरफ हम लोग हैं, और जो गुजारिश आपसे की थी कि सबका मन है और मेरा भी मन है कि एक कविता के साथ हम इसका समापन करें। प्यास जितनी 1 घंटे पहले थी उससे ज़्यादा हो गई उनको सुनने की, लेकिन प्यास को कहीं तो दिशा देनी होती है, नदी कहीं तो मोड़नी होती है, तो कविता से समापन करेंगे। ये कविता राजेश्वर वशिष्ठ की लिखी हुई है। स्वागत सर। कविता का शीर्षक है कुछ तो बोलो कबीर।
कबीर इस देश के कोने कोने तक गए तुम। अनेक नदियों के किनारे और साधुओं के मठों में जमाई होगी तुमने धूनी। कबीर, तुम्हारे साथ हर वक्त मौजूद था तुम्हारा फक्कड़पन और तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हारे धूप से चमकते अनुभवों का पिटारा, तुम्हारी तकली, तुम्हारा सूत। कबीर, तुमने नहीं पढ़े वेद शास्त्र, हदीस और कुरान तुमने नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ा था तुमने भीड़ में सबसे पीछे खड़े आदमी का मन। वाह, क्या बात। भीड़ में सबसे पीछे खड़े आदमी का मन, जिसके लिए नफरत, हिंसा और आपसी वैर के चलते मुश्किल हो गया होगा इंसान बने रहना। क्या बात। कोई उसे हिंदू कहता था, कोई मुसलमान, कोई उसे गंडा ताबीज बांधता था, कोई बाध्य करता था कर्म कांड और अनुष्ठान के लिए, जबकि उस बेचारे के पास तो भूख से लड़ने के लिए भी मामूली हथियार नहीं थे। कबीर, किसी भी धर्म के लिए बंद नहीं थी तुम्हारी पाठशाला, क्योंकि वहां तो खंडन किया जाता था सभी धर्मों की कुरीतियों का। हृदय पर पत्थर रखकर आते थे सब लोग। कोई लिहाज नहीं था तुम्हारे यहां पंडित या मौलवी के लिए, क्योंकि तुम उस ईश्वर को खोज रहे थे जो बसा है सृष्टि के कण कण में और भास्वित है हम सब की आत्मा में, और जिसकी सृष्टि में कोई फर्क नहीं है बदमाश और गरीब का। कबीर, हम आज तक शोध कर रहे हैं तुम्हारी भाषा पर। क्या बात। क्योंकि देश की सभी भाषाएं मिल गई हैं तुम्हारी भाषा में। कभी इसे लोग खिचड़ी कहते हैं तो कभी सधुक्कड़ी, क्योंकि ये है ही इतनी निश्चल तुम्हारी भाषा। कबीर, हम आज तक खोज रहे हैं तुम्हारी जाति और धर्म जो समाहित हो गए हैं मानवता के श्रेष्ठतम मूल्यों में। हम भूल गए हैं उस कहानी को जो बताया करती थी कि फूलों में तब्दील हो गया था तुम्हारा शरीर, जिसे न मुसलमान गाड़ सकते थे न हिंदू जला सकते थे। कबीर, आज मेरे देश के लोग इस देश को तोड़ने के लिए हर किसी से पूछ रहे हैं उसका धर्म, उसकी जाति। वो जब सांस लेते हैं तो हवा से क्यों नहीं पूछते उसका धर्म और उसकी जाति? क्या बात है, वाह। मगर बन गए हैं खुद अपने ही दुश्मन। कबीर, सच सच बताना, क्या तुम्हारी खड्डी पर बने हुए कपड़े को पहनने से पहले कभी कोई ब्राह्मण पूछता था तुम्हारी या उस कपड़े की जाति? जीवन का गणित तो हर युग में समझते थे लोग। बाबा, जल रहा है मेरा देश, प्रकट हो जाओ उन मुट्ठी भर फूलों से इस आपदा की घड़ी में। भक्त आप भगवान है जानत नाही अयान, शीश नवावे साधु को बूझी करे अभिमान। वाह, क्या बात है। Thank you so much. So with this we come to the end of this wonderful lovely program, sir. It was lovely interacting with you. क्या बात है, मज़ा आ गया बात करके आपसे। और yeah, please come. Thank you for this amazing session. Now I would like to call Hiralal sir and Umashankar sir to present the mementos. Dr. Nanda sir, please.
इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली। इतनी छोटी बच्ची इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमको थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए। आई एम ए पार्ट ऑफ दिस।